जय हिंद मेरे बंधु, नमस्कार। मैं हूं एन के सिंघानी। आप तो जान ही करते हैं। तो आप सभी को हमारे इस स्पेशल क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे बंधु, आप सभी के बहुत डिमांड पर मैं टेक्निकल का भी मैं पेपर में करवा दे रहा हूं। तो 1 नवंबर 2020 को जो दानापुर जोन में टेक्निकल का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन में लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो बस आप सभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो सके। मेरे बंधु, में एक पॉइंट मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि हम 1 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था आर्मी का, उसको लेकर जितना सारा जोन का पेपर हमें मिला है वह सारा जोन का मैं क्वेश्चन में करवा दिया हूँ। देखिए जैसे कटिहार जोन का जीडी का मैं पेपर करवा दिया हूँ, उसके बाद गया जोन का जीडी का मैं पेपर करवा दिया हूँ और उसके बाद दानापुर जोन का आर्मी ट्रेडमैन 8 पास का मैं पेपर यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ और फिर जबलपुर जोन का कलर का मैं पेपर में करवा दिया हूँ। तो यदि ये सारा जोन का आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर आप जाएंगे प्ले लिस्ट पर और प्ले लिस्ट पर ये सेक्शन पर आएंगे आर्मी एग्ज़ाम 2020 से क्वेश्चंस पेपर है जोन वाइज। तो यहाँ पर आपको सारा ये सॉल्यूशन का वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मेरे बंधु देखिए, पहले हम लोग सेक्शन ए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है 1 से 5 तक। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि मैसूर। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 2, वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे संसद का सिर कहा जाता है? तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये प्रश्न आर्मी के बहुत सारे ट्रेड में पूछा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो देखो भाई, इसका उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी यानी कि संसद में प्रश्न काल के बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूयॉर्क। आपसे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आते हैं सेक्शन बी पर। देखिए सेक्शन बी में रीजनिंग का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 6 से 10 तक। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। अब देखिए भाई इसमें क्या कर रहा है, ये 1/2 है, आगे बोला है 3/4 है और 5/8 है, 7/16 है। अगला क्रम इसका क्या होगा, ध्यान देंगे। देखिए इसमें 2 यहाँ पर ऐड कर रहा है, अंश में 2 ऐड कर रहा है, अंश में 2 ऐड कर रहा है, तो 7 2 यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है। अब देखिए हर में 2 से गुणा कर रहा है, 2 में 2 से 4, 4 में 2 से 8, 8 में 2 से 16 और 16 में 2 से 32। तो इसका उत्तर क्या होगा, 9/32 यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न नंबर 7, यदि P का मतलब प्लस, Q का मतलब x, T का मतलब भागा और V का मतलब घटाओ तो हल करें। इसको हल करना। देखिए तो P का मतलब क्या बोला है, 18, P का मतलब प्लस 12, आगे T का मतलब भागा और आगे बोला है Q का मतलब गुना और V का मतलब घटाव बोला है। देखिए ऐसे प्रश्न को सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स यहाँ पे हल करना होता है। सबसे पहले भाग का यहाँ पे काम करेंगे तो ध्यान देंगे, 12 में 4 से भाग यहाँ पर 3 होगा। अब गुना कर लेंगे यहाँ पर तो अतिरिक्त ये होगा, यहाँ पर 24 होगा।
ठीक है। अब देखिए 24 में से 10 गया, ये आएगा 14, 14 18 यहाँ पे ऐड कर लो मेरे भाई, तो ये क्या होगा 8 4 12 2 1 3 यानी कि 32। इसका राइट उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शंस डी यानी कि 32। अगला प्रश्न 8 नंबर बोला है डबल ए टी को 20 लिख रहा है और बैट को 40 लिख रहा है, तो कैट को क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका पैटर्न क्या यहाँ पर है, ए का स्थान 1 होता है, ए का स्थान 1 होता है, टी का स्थान 20 होता है। देखिए इसके स्थान को यहाँ पर गुणा कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारा भाई यहाँ पर 20 आ गया है। उसी प्रकार से देखिए बैट को ये 40 कैसे लिख रहा है, बी का स्थान 2 होता है, एक का 1 और टी का 20 होता है, गुना कर दी यहाँ पर 40 आ गया। मतलब हमारे पैटर्न यहाँ पे पकड़ में आ गया है। तो हमें अब यहाँ पर क्या लिखना है, कैट का ना। तो देखिए कैट का लिखना है तो सी का स्थान 3 होता है, ए का स्थान 1 होता है और टी का स्थान 20 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20 यहाँ पर 60 आ गया। तो 60 इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा, ऑप्शन इसका सी इसका आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर। तो देखिए ये प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें। अब देखो यहाँ पर अगला क्रम निकालना है, तो सबसे पहले इस पैटर्न का यहाँ पर ये जो श्रृंखला यहाँ पर दिया गया है, इसका पैटर्न आपको यहाँ पर खोजना पड़ेगा। देखिए एफ को आई लिख रहा है, जे को एल लिख रहा है, के को एम लिख रहा है, पी को क्यू लिख रहा है। एफ को एल मतलब ये 3 बढ़ा दिया, आगे जे को एल ये 2 बढ़ा दिया और फिर के को एम 2 बढ़ा दिया और फिर पी को क्यू यानी कि 1 बढ़ा दिया। देखो भाई यही पैटर्न इसका है, यही पैटर्न इसका है। तो आपको भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ओ जो है यहाँ पर ना, ओ में आपको 3 बढ़ाना है। तो ओ में 3 बढ़ाएंगे तो ये आएगा आर यहाँ पर आएगा। अब पी में 2 बढ़ाएंगे तो आर आएगा और क्यू में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एस आएगा और एस में 1 बढ़ाएंगे तो ये टी आएगा। तो इसका राइट यहाँ पर उत्तर होगा आर आर एस टी यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। अब देखिए इसका पैटर्न क्या है। देखिए पहला में ये 22 को 21 कर रहा है यानी कि 1 घटा रहा है और फिर 21 को 23 कर रहा है यानी कि 2 बढ़ा रहा है। 23 को 22 1 घटा रहा है, 22 को 24 यानी कि 2 बढ़ा रहा है, 24 को 23 यानी कि घटा रहा है। तो 23 में 2 बढ़ाएंगे तो ये हमारा होगा मेरे भाई 25 यानी कि 25 ऑप्शन ए इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा। आते हैं अगले। देखिए अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पर और सेक्शन सी पर 11 से लेके 25 तक भौतिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप क्या होता है। तो देखो भाई इसका यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शंस बी यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। तो देखिए भाई इस प्रश्न में सदिश पूछा है, तो सदिश तो भाई यहाँ पर भार भी हैं, बल भी हैं, वेग भी हैं, लेकिन धारा ये तो अदिश यहाँ पर हैं। लगता है प्रश्न को यहाँ पर मिसिंग किया है। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में पूछ रहा है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि और हिंदी में यहाँ पे कर दिया है सदिश। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर आपका हिंदी में सदिश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा अदिश होगा। तो अदिश इनमें से कौन है, सी है यानी कि धारा है। तो धारा इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा मेरे भाई। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 क्या कह रहा है, त्वरण की इकाई क्या है। तो इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पारा का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा है इसलिए। आते हैं अगला प्रश्न 15 पर, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है मेरे भाई ऑप्शन बी यहाँ पर जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न आते हैं 16 पर। बोला है
रिस्ट तनाव का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूटन मीटर होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बोला है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका यहाँ पर राइट उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यानी कि J.L. बायर्ड ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न क्या बोला है, गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? देखिए आप लोग फिजिक्स में एक नियम पढ़े होंगे गॉस का नियम, ठीक है, उसी का जो गॉस होता है वह किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि चुंबकीय प्रेरक यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका यहाँ पे उत्तर होगा मेरे भाई। अब देखिए अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 19 नंबर बोला है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका इजी है, इसका राइट यहाँ पर उत्तर क्या होगा 146 वाट के। आते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर पर, ध्यान देंगे। दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन से डी यानी कि सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न 21 नंबर, ध्यान देंगे। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन क्या होता है? भाई शून्य होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं 22 नंबर पर। एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव किस में जोड़ा जाता है? तो इसका राइट यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि समांतर क्रम में। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व कितना होता है? भाई शून्य होता है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 24, बर्फ पिघलने से उसका डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बढ़ता है। आते हैं अगला प्रश्न पर 25 नंबर, किसकी भौतिक मात्रा को वाट में मापा जाता है? तो इसका राइट यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि शक्ति, ठीक है। तो मेरे भाई इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स के ये 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन डी पर, और सेक्शन डी में 26 से लेके 40 तक मैथ का क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चंस 26 नंबर से स्टार्ट होता है। देखिए प्रश्न क्या है, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करो। देखो भाई इस प्रश्न में एरिया दिया है शंकु का, जो आधार है, और फिर ऊंचाई दिया है, हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो पहली बात, इस प्रश्न में त्रिज्या नहीं दिया है, तो त्रिज्या हम फाइंड कर लेंगे। देखो भाई यहाँ पर, अच्छा शंकु का जो आकार होता है ऐसा होता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आकार ऐसा होता है, यानी कि इसका आधार यही होता है ना। आधार का एरिया दिया है, यानी कि आधार दिखता है वृत्त के जैसा, यानी कि वृत्त का एरिया दिया है। तो मेरे भाई वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर ये आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या होगा 154, पाई का मान 22/7 होता है, आप यहाँ पे जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। पूरे विस्तार से आपको हम बताएंगे मैथ को। अब देखो 22 गुना में है तो भागा में यहाँ पर आएगा, और 7 भागा में है तो यहाँ पर ये गुना में आएगा। अब देखो भाई ये 22 से 154 यहाँ पर कटेगा 7 बार में, तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारा आ गया आर स्क्वायर बराबर 49। अब देखो ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट आएगा, तो r बराबर हमारा फाइनली यहाँ पर क्या आ गया 7 आ गया, यानी कि जो शंकु का जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम अब निकाल सकते हैं शंकु का आयतन यहाँ पर। तो देखो भाई शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इसी पर आप इसको बैठा देंगे यहाँ पर। तो 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। अब देखो आर कितना आया था 7 आया था, यानी कि 7 गुना 7 यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर एच क्या दिया है 12 दिया है। अब इसे काटा पीटी यहाँ पर कर लो मेरे भाई। तो कर लो यहाँ पर 3 से 12 गया 4 बार में, एक 7 से एक 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया।
अब देखो 22 में 4 से हम यहाँ पे गुणा कर दिए तो ये हो गया हमारा 88 हो गया। अब 88 में 7 से जब आप गुणा करेंगे मेरे भाई तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ना आपके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर यहाँ पर होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है x बटा में √4 बराबर √16 है तो x का मान निकालना है। कुछ नहीं, प्रश्न है, प्रश्न हवा यहाँ पर देखिए ना। अब देखो भाई ये √4 का मतलब यहाँ पर 2 होगा और √16 का मतलब यहाँ पे 4 होगा। अब देखो ये 2 भागा में है तो यहाँ पे गुना में आएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का जो यहाँ पर मान हमारा होगा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, किसी भाई को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर है ना, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए यानी कि 8। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये है 28 नंबर। बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, वृत्त का एरिया दिया है तो भाई वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो इसके बराबर यहाँ पे दे दिया है 154, हम यहाँ पे त्रिज्या फाइंड कर लेंगे तो अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 154 बटा में 22 गुना 7 होगा यहाँ पर ना भाई। अब देखो इसके आगे यहाँ पर अब काटा पीटी यहाँ पे कर लो तो 22 से ये गया 7 बार में और 7 से 7 ये 49 हो गया, स्क्वायर काटा वहाँ पे रूट जाएगा 49 पर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r का मान हमारा यहाँ पर 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो त्रिज्या इस प्रकार से हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया। तो भाई वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो इसी पे बैठा लो यहाँ पर मेरे भाई। तो देखो यहाँ से तो 2 गुना 22 बटा में यहाँ पर 7 होगा, r का मान हमारा क्या था, 7 था। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब ये 22 में 2 से तो ये हमारा हो गया 44 मीटर और यही आपका वृत्त का त्रिज्या हुआ, सॉरी वृत्त का परिधि हुआ। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर यहाँ पर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक काम को ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं। देखो भाई ये जो प्रश्न है ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ए जो है ए काम कर रहा है 10 दिन में और बी काम कर रहा है 15 दिन में। अब देखो भाई ए बी का हमें अब क्षमता निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम पहले हमें निकालना पड़ेगा कि मतलब टोटल काम कितना है। तो 10-15 का एलसीएम होता है 30 होता है। तो अब यहाँ से मेरे भाई हम ए का क्षमता निकाल लिए। क्षमता निकालने के लिए क्या होता है, टोटल काम में उसके दिन से भाग कर दो। तो 30 में 10 से भाग होगा तो यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो बी का क्षमता निकालना है तो बी का जो यहाँ पर क्षमता आएगा मेरे भाई वह कितना आएगा, बोलो 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 कितना आएगा, 2 यहाँ पर आएगा हमारा। तो इस प्रकार से ए की क्षमता 3 हो गया और बी की क्षमता यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे भाई, देखो ए और बी को मिलाना है तो मेरे भाई ए और बी जब मिलेगा तो एक दिन में ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता 2 है तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। तो बोला है यहाँ पर कि 3 दिन में कितना काम करेगा, जब एक दिन में 5 तो 3 दिन में 5 3 यानी 15 काम करेगा। तो अब देखो भाई 15 काम मतलब टोटल काम आपका 30 है, 30 में से 15 काम कर रहा है यानी कि वो आधा काम कर रहा है। तो देखिए ना यानी कि वह 1/2 काम कर रहा है। तो देखिए ना आपके ऑप्शन में यहाँ पर है ना ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे भाई। तो यही इसका राइट उत्तर होगा कि ए और बी मिलकर 3 दिन में आधा काम करते हैं यानी कि 15 काम करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, ये कैलकुलेशन का प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखो भाई इस प्रश्न में क्या कहा यहाँ पर 1 प्लस इसको सबको जोड़ना है यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14
और प्लस 1/28। देखो ये तो भिन्न का जोड़ यहाँ पर हो गया, कुछ नहीं करना है। आप सोचो कि हम इसका जो हर है, हर को समान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हर को हम समान कर सकते हैं। तो बस हर को यहाँ पर समान कर लो। देखो यहाँ पर सबसे अधिक अंक क्या यहाँ पर है? संख्या 28 है ना, तो 28 के बराबर सभी को हर कर लो यहाँ पर। अब बताओ 14 को 28 करने के लिए मेरे भाई इसमें हमें किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, यानी कि नीचे 2 से और ऊपर 2 से, ठीक है। उसी प्रकार से 7 को 28, नीचे 4 से ऊपर 4 से, ठीक है। अब 4 को 28, नीचे 7 से ऊपर 7 से। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बच्चा को नहीं बनना है। अब देखो नीचे 14 से ऊपर 14 से, अब देखो नीचे 28 से और ऊपर 28 से। तो इस प्रकार से हमारा हर पूरा समान हो गया। जब हर समान हो जाता है तो एकदम सिंपल भाषा में आपको पूरे अंश को यहाँ पर जोड़ना है। जोड़ लो यहाँ पर, अंश को यहाँ पर जोड़ लो मेरे भाई, यहाँ पर अंश को यहाँ पर देखो। तो 28 14 यहाँ पर ऐड करो तो ये कितना होगा? 28 14 मेरे भाई ये होगा 42 होगा। अब देखो यहाँ पर 42 7 यहाँ पर ऐड करो, 42 7 ये आपका 49 हो गया। 49 4 यहाँ पर ऐड करो, 49 4 ये आपका 53 हो गया। और 53 2 यहाँ पर ऐड करो, 53 2 55 हो गया। अब 55 1 यहाँ पर 56 हो गया। यानी कि जो हमारा यहाँ पर आ गया 56/28। तो मेरे भाई ये कटेगा ना, तो क्या यहाँ पर आएगा? 2 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आप स्पीडली में हर को समान करके आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ना, इसमें उत्तर क्या यहाँ पर है? ऑप्शन सी है, यानी कि सी इसका राइट उत्तर यहाँ पे होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 31 नंबर बोला है 9 के पावर 5 का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है, यानी कि 9 को आपको 5 बार गुना करना है ऐसे बच्चा लेखा। तो कर लो यहाँ पे गुना मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई गुना करने पर ना आपका ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 59,049 आएगा। आप गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको हल करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न बोला यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा करें, यानी कि एक श्रेणी है, इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम हलवा प्रश्न है, हलवा। देखिए यहाँ पर 10 का वर्ग कर रहा है 100 हो रहा है, 20 का वर्ग कर रहा है 400 हो रहा है। तो 30 का वर्ग करेगा तो मेरे भाई क्या होगा? 900 होगा। देखिए ना, उसी प्रकार से अगला पद में यहाँ पर 40 का वर्ग किया तो यहाँ पर हो गया है 1600 हो गया है। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? 900 यहाँ पर आएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि 900 यहाँ पर होगा, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए तो अब हम आते हैं 33 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर बोला है कि 0.02 का वर्ग क्या होगा? तो ये तो इजी, यहाँ पर इसमें कुछ करना है नहीं, इसके यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। तो देखो मेरे भाई इसका जो यहाँ पे वर्ग होगा ऑप्शन डी यहाँ पर होगा 0.0004 यहाँ पर, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 34 नंबर। 1000 रुपये पर 3 साल के लिए 6% सालाना की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि ये हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। तो भाई बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। पीआरटी गुना पीआरटी बटा में 100 होता है भाई ना। तो बस बैठा लो इसी पर, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। हलवा प्रश्न यहाँ पर देखो, यहाँ पर मूलधन क्या दिया है? 1000 दिया है ना। आगे बोलो यहाँ पर, रुको इसको ज़रा मैं बढ़ कर लूँ इसको। हाँ अब देखिए मूलधन यहाँ पे दिया है 1000 दिया है मेरे भाई। आगे रेट दिया है 6 और टाइम दिया है यहाँ पर 3, बटा में 100 दिया है यहाँ पर, कर लो। अब देखो डबल शून्य यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो ये 10 में 6 से 60 हो गया, 60 में 3 से 36, यानी कि यहाँ पर 180 हो गया। तो आपका उत्तर यहाँ पे मेरे भाई क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 180, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम ध्यान देंगे। 35 नंबर। 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर की धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो स्थिर पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखो भाई ये जो प्रश्न है नाव धारा का प्रश्न है, बहुत हलवा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला है कि नाव के मतलब धारा के दिशा में जो नाव का चाल है 11 है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की जो चाल क्या है 5 है। समय समान दिया है यहाँ पर, ठीक है ना।
तो इसलिए भाई स्थिर पानी में नाव की गति का फॉर्मूला क्या होता है, धारा की दिशा में चाल अब प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल अब बटा में 2 होता है। तो कुछ नहीं करना है, धारा के दिशा में चाल दिया है 11 और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया है मेरे भाई 5 दिया है और बटा में 2 कर लो यहाँ पर। तो 11 5 16, 16 में 2 से भाग यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न, इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता है। आते हैं अगला प्रश्न। देखिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, बोला है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास बोला है, यानी कि डी का मान दिया है 14 दिया है भाई। तो मैं बताऊं यार आर का मान क्या होगा, त्रिज्या के यहाँ पर होगा 7 यहाँ पर होगा। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या यहाँ पर, क्योंकि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। अब देखो भाई यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो भाई ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, आप ध्यान देंगे क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पर आप इसको बैठा लेंगे तो 3 गुना 22/7 होगा और नीचे मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया। अब देखो यहाँ पर आर का मान क्या दिया है, तो 7 गुना यहाँ पे 7 कर लो, एक 7 से एक 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं करना है, गुना मुन्ना यहाँ पे करना है बस ओनली। देखो तो ये 3 में 22 है तो ये हो गया 66। अब देखो 66 में आपको गुना करना है किससे, 7 से, तो यहाँ पर हो गया 7 के 42 और 42 और यहाँ पर हो गया 4 यानी कि 462 इसका उत्तर यहाँ पे हो गया मेरे बंधु, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि 462 सेंटीमीटर इसका राइट उत्तर यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है, किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसका आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया। कुछ नहीं है बेलन का आयतन का, बस आपको फार्मूला याद है तो आप ऐसे प्रश्न को हवा में उड़ा सकते हैं मेरे भाई। देखो ना यहाँ पर बेलन का आयतन का फार्मूला होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसी पर बैठा लो इसको। तो पाई का मान 22/7 यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया है 6 गुना 6 यहाँ पर हो गया क्योंकि आर स्क्वायर होता है। अब आगे देखो ना यहाँ पर एच क्या दिया है 7 दिए यहाँ पर। अब मारा पेटी यहाँ पे कर लो मेरे भाई, तो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, अब ये हो गया 36 में 22 से गुना करने पर आपका आएगा 792 सेंटीमीटर। यही इसका गोला का आयतन, सॉरी यही इसका बेलन का आयतन यहाँ पर होगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है मेरे भाई, देखो यहाँ पर 38 नंबर, रूट में 529 प्लस रूट में 81 को जोड़ना है। कुछ नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है। अब बताना 529 का वर्गमूल भाई क्या होता है, बताओ 529 का वर्गमूल क्या होता है, ये तो सबको मालूम है भाई 23 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है, बोलो 81 का वर्गमूल क्या होता है, ये तो सबको मालूम है 9 होता है। तो 23 9 को जोड़ने पर भाई क्या आएगा 32 आएगा। तो 32 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन ए। आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये है, बोला है यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 रुपये हैं तो बताओ कि 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगी। देखो भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आरक्यू क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछता है। आर्मी की किसी भी ट्रेड का एग्जाम हो उसमें भाई ये क्वेश्चंस बिल्कुल पूछता है, एकदम मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ। देखो तो ऐसे प्रश्न को ना सॉल्व करने के लिए बस एक ही मेथड है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पर, जुबान से आप यहाँ पर उत्तर मार दोगे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 2 मेज और 3 कुर्सी की जो कीमत यहाँ पर है 500 रुपया है। तो बताओ कि 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत क्या होगा। अब मेरे भाई बताना यहाँ पर 2 मेज को हमें 8 मेज बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से। अब देखो उसी प्रकार से
3 कुर्सी को 12 कुर्सी बनाना है मेरे भाई, तो किससे गुना करना पड़ेगा यहाँ पर 4 से। तो मेरे भाई उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अब हमें 500 में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों केस में 4 से गुना हुआ है मेरे भाई। तो बस आप यहाँ पे गुना कर लो किससे, 4 से 500 में, तो 5 के 20 यानी कि 2000 इसका राइट उत्तर होगा। ये मेथड आपको समझ में आया, जुबान से आप कर सकते हो। तो इसका राइट यहाँ पर उत्तर भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 2000 रुपया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 40 नंबर। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो यदि कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर होगा। देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, देखिए सुनिए यहाँ पर। अब देखिए आयताकार का यहाँ पर क्या दिया है, लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। बोला है कि जो चौड़ाई जो है ना लंबाई की 3/4 है। अब देखो भाई जिससे तुलना हो उसके नीचे 1 रखना है। देखो ना तुलना हो रहा है यहाँ पर लंबाई से, तो लंबाई को मैं मान लिया 1 है, तो भाई चौड़ाई क्या हो रहा है 3/4 होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब भी ऐसा केस हो ना तो जो अंश जो हर होता है वो हर इस पार्ट में आ जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो यहाँ पर अनुपात होगा 4:3 यहाँ पर 3 होगा। तो मेरे भाई इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लिए कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात यहाँ पर आगे कितना आ गया, 4:3 यहाँ पर 3 आ गया भाई ना। तो बोला है क्षेत्रफल यहाँ पर 300 वर्ग मीटर है, तो कुछ नहीं करना है, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि चौथाई 12 के बराबर यहाँ पर दे दिया है 300। और जब आप इसे काटेंगे मेरे भाई तो 1 के बराबर क्या होगा 25 यहाँ पर होगा। जब 1 के बराबर यहाँ पर 25 होगा मेरे भाई, तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई में 25 से गुना, तो ये हो गया हमारा 100। अब चौड़ाई में 25 से गुना, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर मेरे भाई 75 हो गया है। तो अब देखिए हमसे पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना का अंतर है, तो लंबाई आ गया 100, चौड़ाई आ गया 75। तो देखिए इसमें पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना का अंतर हुआ, तो कॉमन सेंस का बात यहाँ पर है, लंबाई आ गया है यहाँ पर 100 और चौड़ाई आ गया है 75। तो जो अंतर हुआ यहाँ पर कितना का 25 सेंटीमीटर का, तो 25 इसका राइट उत्तर होगा। अब देखो आप तो जुआ गए कि सर जी आपका आ रहा है यहाँ पर 25, ऑप्शन में 25 तो है नहीं, तो मेरे भाई इसका ऑप्शन गलती है, इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मैथ के 15 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी बताएंगे कि मैथ के 15 क्वेश्चंस में आप लोग कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो आप सभी कमेंट करके हमें बताएंगे, हम सभी कमेंट का रिप्लाई करेंगे मेरे बंधु। तो मेरे बंधु अब हम आ गए हैं सेक्शन ई पर। देखिए सेक्शन ई में रसायन शास्त्र का यहाँ पर 41 से 50 तक यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। देखते हैं पहला प्रश्न यानी कि 41 प्रश्न। अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन से यानी कि भूरा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 42 क्या कह रहा है, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे कहते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 43, पानी में नमक मिलाने से इसका क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्वथनांक घट जाता है। देखिए आते हैं 44 नंबर प्रश्न पर, समस्थानिक परमाणु में कितना मतलब क्या एक समान होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या समान होता है। देखिए इसी से लिंकेड एक और प्रश्न होता है, समभारिक में क्या समान होता है, तो समभारिक में द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह भार समान होता है। देखिए आते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर पर। बोला है भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1। अगला प्रश्न क्या बोला है कि सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो इसका होता है ऑप्शन ए यानी कि AU। देखिए अगला प्रश्न
बोला है 47 कि वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है और न ही बढ़ सकता है क्या कहलाता है। देखो भाई ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शंस डी, यानी कि अक्रिय वह परमाणु कहलाता है वहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 48 यहाँ पर क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का जो भाई पीएच मान होता है वह 7 होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है 49 नंबर, बारूद एक प्रकार का क्या है। तो इसका उत्तर होगा मिश्रण। जो बारूद होता है वह मिश्रण होता है। देखिए अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो भाई इसका यहाँ पर उत्तर होने वाला यहाँ पर उपधातु, उसे उपधातु कहा जाता है मेरे भाई। तो इस प्रकार से हम लोग टेक्निकल के यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आप सभी कमेंट करके मेरे बंधु बताइएगा कि आप सभी ये 50 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आप सभी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को अपने सारे मित्र भाई बहन सभी के पास शेयर करिएगा ताकि सबको मालूम हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे बंधु।